जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी नवीन दून डिफेंस एकेडमी से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, जिसकी एक लेगेसी रही है, जिसके पास एक लंबा अनुभव रहा है, 18 साल पुरानी संस्था, जिसने डिफेंस के क्षेत्र में न जाने कितने कीर्तिमान स्थापित कर दिए, उसकी एक अदनी सी फैकल्टी मैं नवीन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा बातचीत का विषय रहने वाला है एनडीए फर्स्ट 2024 के बारे में आपको जानकारी देना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर सर आपको सामने देख रहे हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बॉर्डर मूवी का डायलॉग है, शायद आपने सुना हो, ऑर्डर आ गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आ गया है तो चलिए तैयारी करते हैं और समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और हम फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। आज का हमारा विषय ये रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी प्रोसेस हम जानते हैं। तो देखिए मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है या डेस्कटॉप है, वहाँ पे सबसे पहले आप जाइएगा, गूगल ओपन कीजिएगा। गूगल पे आप www.upsc.gov.in ये लिख के एंटर कर दीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी नोटिफिकेशन को, किसी भी ऑथेंटिक चीज़ आप चाहते हैं कि मैं ऑथेंटिक चीज़ पे जाऊँ, तो उसके लिए आपको उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाना चाहिए। यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एनडीए, सीडीएसई, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, इन सारे एग्ज़ामों के लिए आपको यूपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट दैट इज़ www.upsc.gov.in, यहाँ पर आप जाइए। मैं ऑलरेडी आपके लिए वेबसाइट ओपन करके रख दिया हूँ। यहाँ पर आ गए, हमारे पास ये इंटरफेस है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट है। ये आप लोग एनडीए, दुर्भाग्यवश अगर एनडीए में सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ तो सीडीएसई और भी अगर आगे एग्जाम दिए, तो इसका मतलब ये है कि आप इस इंटरफेस को आप ध्यान से देख लीजिए। ये इंटरफेस आने वाले जीवन में 4-5 साल आपके साथ रहने वाला है ना भाई। जब मैं अपनी प्रिपरेशन के दौर में था, तब की यूपीएससी की वेबसाइट में और अब की यूपीएससी की वेबसाइट में बहुत अंतर आ गया है। इंटरफेस काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। खैर चलिए, अब हम देखते हैं इस पर हमें करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को जैसे ओपन करेंगे, आप जाइए एग्जामिनेशन पर। एग्जामिनेशन में यहाँ सारी लिस्ट है, एक्टिव एग्जामिनेशन, फोर्थ कम एग्जामिनेशन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ मार्क्स, आंसर की। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर अक्सर विद्यार्थीगण मुझसे पूछते हैं कि हम किसके प्रीवियस पेपर लें, तो मैं उनसे यही सलाह देता हूं कि आप यहां जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए एंड सॉल्व करना शुरू कीजिए। खैर, आज का विषय हमारा दूसरा है। सो हमने यहां से गए एक्टिव एग्जाम पर। एक्टिव एग्जाम के बाद देखिए हमारे पास लिस्ट है, सीबीआई, डीएसपी, एलडीसी, ये उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम है। देन नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 एंड सीडीएसई फर्स्ट 2024। नोटिफिकेशन ओपन कीजिए। नोटिफिकेशन ओपन जब आप करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे सारी जानकारी अवेलेबल है। आपको बताया गया डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स में ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 20 दिसंबर, दैट इज 20 दिसंबर 2023, मतलब 20 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन ये आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो इस डेट से स्टार्ट हुई। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डेट एक और कि डेट ऑफ आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम किस दिन कंडक्ट होगा वो आपको सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वो एग्जाम होगा 21 अप्रैल 2024 को। वन डे एग्जाम है। वन डे एग्जाम का मतलब सारा एग्जाम एक दिन में खत्म हो जाएगा। 2 पेपर की पाली होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या टेकल करना है आपको। लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024, शाम 6 बजे तक। ध्यान रखिएगा, शाम 6 बजे तक इसकी डेट है। कभी कभी कुछ एग्जाम्स की जो डेट होती है ना, लास्ट डेट, वो रात्रि नाइट के 11:59 11:59 11:59 तक होती है। इस भुलावे में मत रहिएगा। इसकी जो लास्ट टाइम है वो है 6 बजे, शाम को 6 बजे। और अगर आप ऑनलाइन मोड से फीस सबमिट नहीं कर रहे हैं, आपका फीस सबमिट का जो मेथड है वो ऑफलाइन है, दैट इज़ कि आपने यहाँ से एक चालान की रिसीट ले ली और बैंक में जाके चालान जमा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको जमा करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो होगी 8 जनवरी। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप बैंक पर जाके फीस जमा कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट है 8 जनवरी। और अगर आप ऑनलाइन फ़ी जमा करेंगे तो फॉर्म सबमिट करने की, ऑनलाइन फ़ी जमा करने की जो डेट है वो है 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक। लेकिन लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, फॉर्म आप जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिएगा। वो मैं बताऊंगा कैसे।
चलिए नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको समझते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों को। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को जब आप फॉर्म सबमिट करें, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म सबमिट करें, किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसको आप बिल्कुल भी कैजुअल ना लें। उन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल एक तरह से डॉक्यूमेंट कहते हैं ना, फाइल बनाते हैं, फाइल मेंटेन कीजिए। और फाइल मेंटेन करते समय जो सबसे पहली चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए, अब तो खैर प्रिंटिंग का ज़माना है, हम लोग प्रिंट करा के रख लेते हैं, लेकिन मैं अपने कंपटीशन के दौर की बात करूं, जब मैं कंपटीशन में था तो हम ये सारी चीज़ें नोट कर लेते थे, क्योंकि इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहली चीज़ें आपको जो नोट करनी है वो करनी है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो क्या नोटिस है, दैट इज़ एग्जामिनेशन नोटिस। मतलब ये नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी, है ना भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, यूपीएससी से कम्युनिकेट करेंगे या अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी से जब कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मैं किस एग्ज़ाम में, किस ईयर में और किस नोटिफिकेशन के तहत ये एग्ज़ाम मैंने दिया था। सो आपका एग्जामिनेशन जो नोटिस है, एग्जामिनेशन नोटिस, दैट इज़ नंबर 3 2024 NDA फर्स्ट। लास्ट डेट इसकी नोटिफिकेशन डेट है 20 दिसंबर 2023। अभी रिपीट किया मैंने इसको, थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो इसमें हमें यहाँ से मिल रही है वो जानकारी ये है कि आपको इसमें लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी गई होगी, जो अभी अभी मैंने आपको बता दी है कि जो लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की, दैट इज़, ये मैं रिपीट कर दूं, इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की वो है आपकी 9 जनवरी। लास्ट डेट है आपकी 9 जनवरी 2024। ठीक है भाई। एक मिनट ज़रा पेन में ओपन करूं, ये पेन चल जाए। चलिए, हाँ, 9 जनवरी 2024। ठीक है भाई। 9 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब आप फ़ी पे करने जाएंगे, जब आप फ़ी पे करने जाएंगे तो इसकी जो लास्ट डेट होगी, जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी फ़ी, जिससे आपके सारे चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए। कई बार लड़के अक्सर गलती कर देते हैं इन चीज़ों में, वो समझते हैं कि 8 तारीख या 9 तारीख, जो भी तारीख दी गई है वही लास्ट डेट है। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, एग्जैक्टली ये गया, थोड़ा सा नीचे है नोटिफिकेशन में शायद फ़ी का कॉलम, ऑनलाइन फ़ी, ऑनलाइन फ़ी। देखिए सर, आप देखिएगा, ये इस वाली लाइन पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये लाइन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, पे, ये जो फ़ी पे की जा रही ना, आप फ़ी पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये जो फ़ी है, अगर आप फ़ी को कैश में पे करते हैं, कैश में पे का मतलब अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं उसके चालान का और बैंक में जाके जमा करते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 8 जनवरी 2024। तो यहाँ से हमें 2-3 बातें समझ में आई हैं, मैं उनको लिख देता हूँ। नोटिफिकेशन की जो डेट थी दैट इज़ 12 दिसंबर 23। एग्ज़ाम की जो डेट है दैट इज़ 21 अप्रैल 24। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 9 जनवरी 24। ठीक है भाई। लेकिन अगर आप फ़ी जमा कर रहे हैं चालान से, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 जनवरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट डेट हमें और मिलेगी कि अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है और फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ कुछ मिस्टेक हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो आप लास्ट डेट के बाद, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डेट के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 16 जनवरी तक, 16 जनवरी तक, आप में अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है भरते समय, तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं 16 जनवरी तक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है भाई। 2 तरह से मेंशन है, ज़रा इसको देखिएगा आप, ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप यहाँ आइए और यहाँ देखिएगा आप, मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, अगर आपने कभी फॉर्म सबमिट किया होगा तो आपको एक OTR बनाना पड़ता है, जिसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, OTR प्रोफाइल होती है।
अगर OTR प्रोफाइल में आपने कोई प्रॉब्लम कर दी है बनाते समय फर्स्ट टाइम, तो उसको आप 16 जनवरी 2024 तक मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम में एक ही बार मॉडिफिकेशन होगा। और अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है, मॉडिफिकेशन अदर देन OTR प्रोफाइल, मतलब आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है और उसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट के बाद, जो कि 9 जनवरी है, लास्ट डेट के बाद द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मतलब जैसे ही विंडो क्लोज होगी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, उसके अगले दिन से 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 9 तारीख के बाद से 10 तारीख से लेके आप 16 जनवरी तक, ये लिखा हुआ हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें 10 तारीख से लेके 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, डेट्स याद रखिएगा। एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। नोटिफिकेशन की डेट थी 20 दिसंबर, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 9 जनवरी। मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो उसकी डेट होगी शुरू 10 तारीख से लेके 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच में आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपकी एग्जाम डेट, दैट इज 21 अप्रैल 2024। ठीक है भाई, इतनी जानकारी आपको समझ में आई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आपको याद रखना चाहिए डेट। चलिए और मैं आगे बात करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड NA, दैट इज़ नेवल एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड NA, दैट इज़ नेवल एकेडमी जिसको हम कहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितनी क्या वैकेंसी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का मोड क्या है, क्योंकि आज की डेट में हमारे सभी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस एग्ज़ाम का जो मोड है वो है ऑफलाइन मोड। आप ध्यान रखिएगा, NDA का जो एग्ज़ाम मोड है दैट इज़ ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, 2 पालियों में एग्ज़ाम होता है। इस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में फिर कभी बनाऊंगा। ठीक है भाई, आज का मेरा वीडियो केवल इस बात को है कि आप नोटिफिकेशन को किस तरह से पढ़ेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट जानकारियों को अपने लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो NDA और NA ये 2 इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। एग्ज़ाम का एक ही होगा, लेकिन 2 एकेडमी है। पहली एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी अपनी एक लीगेसी रही है, और दूसरी एकेडमी नेवल एकेडमी, जो कि एजिमाला केरला में है ना भाई। और पहली एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी दैट इज़ आपकी पुणे खड़गवासला, पुणे महाराष्ट्र में है। दोनों में अंतर है, दोनों में केवल इतना सा अंतर है कि नेवल एकेडमी जो होगी वहाँ पर आपको 4 साल का बीटेक का प्रोग्राम कराया जाएगा। मतलब आप करेंगे बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब आप 3 साल NDA में रहेंगे, जो कि नेवल एकेडमी से अलग है, वहाँ आप करेंगे BSc। इन दोनों की ही डिग्री जो होगी वो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्रोवाइड कराई जाएगी। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अंतर केवल इतना है कि वहाँ आप बीटेक करेंगे जाके नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल का प्रोग्राम होगा वो। और यहाँ जब आप जाएंगे NDA में, यहाँ आप 3 साल की BSc करेंगे। इसके बाद 1 साल आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में चले जाएंगे। जिसके पास आर्मी है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आएगा अपनी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, 3 साल NDA के, 1 साल IMA में, और रिस्पेक्टिव एकेडमी इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी में वो चला जाएगा। तो आपको जो एग्ज़ाम देना है वो 2 एकेडमी के लिए देना है। सबसे पहला नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड दूसरा आपका नेवल एकेडमी। और ये बात आप फॉर्म भरते समय अपनी प्रेफरेंस में रखेंगे, माइंड में रखेंगे इस चीज़ को। खैर, अब मैं आपको बता दूं ज़रा वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें हमारी जो ओवरऑल वैकेंसी हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हैं। ठीक है भाई, आर्मी में जो वैकेंसी दी गई हैं वो दी गई हैं 208, जिसके अंदर जो 10 वैकेंसी हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं। तो इसको आप कुछ इस तरह से कंप्राइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था। इस चार्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ आपके लिए कि आर्मी में जो वैकेंसी रखी गई हैं, इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी रखी गई हैं वो रखी गई हैं आपके लिए ओवरऑल मिला के। NDA में जो वैकेंसी हैं वो है 400। NDA की जो वैकेंसी है वो ओवरऑल है आपकी 400, जिसमें से 363 एंड प्लस 37, 363 जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 37 जो वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब हम बात करते हैं इनकी रिस्पेक्टिव, मतलब इनकी अलग अलग स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में जब मैं बात करूंगा तो आर्मी में ये जो 208 आप देख रहे हैं ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें 198 मेल कैंडिडेट है
एंड प्लस इसमें आपके लिए जो 10 है वो फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है भाई। सो ओवरऑल आपके लिए 208 कैंडिडेट हो गए। नेवी में जब आप बात करेंगे, नेवी में 42 का है टोटल कैंडिडेट। इसमें हमारे पास 30 मेल कैंडिडेट हैं और 12 आपके लिए फीमेल कैंडिडेट हैं। साफ साफ यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से एयरफोर्स फ्लाइंग, एयरफोर्स में फ्लाइंग हमारे पास 3 इसमें इस बार हैं, मतलब 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज फ्लाइंग, सेकंड वन इज ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ये 3 हमारे पास हैं। जिन विद्यार्थियों का PABT या पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो फ्लाइंग में नहीं जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स में जा रहे हैं तो वो ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्लाइंग में हमारे पास 92 वैकेंसीज हैं NDA में, जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मतलब आप कह सकते हैं 90+2। इसी तरह से ग्राउंड ड्यूटी में हमारे पास 18, टेक्निकल में 18, जिसमें 2 महिलाओं के लिए हैं, तो आप कह सकते हैं 16+2, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 है, तो आप कह सकते हैं 8+2। तो इन सबको जब आप सबमिशन करेंगे तो आपको इतनी सारी वैकेंसीज मिल जाएगी। इसमें मैं नेवल एकेडमी और ऐड कर देता हूँ। नेवल एकेडमी में बीटेक एंट्री के लिए 10+2 बीटेक, यहाँ पर 30 और 30 में से 9 फीमेल के लिए हैं, सो आप कह सकते हैं दैट इज़ 21+9। तो ये आपकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, बॉयज़ कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम है कि भाई इसके अंदर गर्ल्स ऐड करा के हमारी वैकेंसीज ले ली गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए सीटें आप देख सकते हैं अलग से हैं। बॉयज़ कैंडिडेट आपकी फ़ाइट इन सीटों पे है 363, एंड गर्ल्स कैंडिडेट आप 37 सीट पे फाइट कर रहे हैं। सो फाइट, अपनी अपनी सीटें देख लीजिए। आपको तो एक सीट चाहिए यार, एक सीट, सिर्फ एक सीट। क्या 363 में से एक सीट हम नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती अगर हम मन में ठान लें तो। ध्यान रखिएगा, अगर हम मन में ठान लें तो। हमारी असफलताओं का कारण क्या है? हमारी असफलताओं के सिर्फ 2 कारण हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। पहला कारण हम खुद, दूसरा कारण भी हम खुद। कैसे? समझ लीजिएगा। पहला कारण, हम अपने से ईमानदार नहीं रहते। दूसरा कारण, अगर हम ईमानदार रह हो भी जाएं तो हम के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रखते अपने कामों में। जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो करो ना यार, उसको डिले क्यों कर रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको NDA ज्वाइन करना है तो फिर उसकी तरह से बिहेव करना शुरू कर दो। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स का कि हम स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हैं। कैसे? NDA रिटर्न एग्ज़ाम है तो NDA रिटर्न एग्ज़ाम में सिर्फ NDA रिटर्न ही करेंगे हम। फिजिकल हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, फिजिकल से बिल्कुल ध्यान हटा लेते हैं हम लोग। मेंटल एबिलिटी बिल्कुल बंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तैयार करना और मेंटल एबिलिटी डेवलप करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पर्सनालिटी बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। आप देखिए, अगर NDA आपको क्रैक करना है और आप दिन भर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री GS अगर पढ़ रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपका NDA क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारी संस्था दैट इज़ दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करती है। यहाँ की हर फैकल्टी, यहाँ के डायरेक्टर सर, जितने भी हम यहाँ पर टीम है हमारी, वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा इन सारे सब्जेक्ट्स पे तो फोकस करती ही करती है। साथ में हर क्लास के अंदर टीचर जितने भी होंगे वो सब आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये तो हम करते ही करते हैं, साथ में आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करने होते हैं। असफलताओं का कारण क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, असफलता का सबसे बड़ा कारण फोकस ना होना। आपका फोकस होना चाहिए NDA। अगर आप NDA में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें NDA के लिए क्या क्या करना है। हर पर्सपेक्टिव में, हर फील्ड में आपको काम करना है। अब आप देखिए, NDA की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन हमने जगह जगह के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। इस टीचर से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उस टीचर से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यार एक बात तो क्लियर करो, आप NDA करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं? अगर आप मैथमेटिक्स में PhD करना चाहते हैं, फिजिक्स में PhD करना चाहते हैं, देन वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन डिफेंस एकेडमी यार। आपको किसी अच्छे से कॉलेज में एनरोल हो जाना चाहिए, वहाँ से आप BSc करिए, MSc करिए, देन PhD कर लीजिए। हाँ भाई, BS करिए, MS कर लीजिए, देन PhD कर लीजिए, चले जाइए किसी जगह। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना जो मैंने भी आपको बताया कि एक्चुअली में आप फोकस्ड नहीं होते। वही प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हमने कभी अपने टाइम में फेस की थी, जब हम प्रिपरेशन के दौर में थे, हम भी फोकस नहीं थे। वही प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की नीड समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने किसी भी ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन ले लिया, इवन मान के चलिए किसी का भी ले लिया, हमारे ही सब्सक्रिप्शन ले लिया, और अगर हम दिन भर केवल वही बातें आपको बताते रहेंगे कि ये मैथ्स होता है, ये फिजिक्स होता है, ये केमिस्ट्री होता है, इसके अलावा आपको कुछ ना बताएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कभी निकल ही नहीं सकता। क्योंकि NDA रिटर्न इज़ ओनली जस्ट 1%।
99% अभी भी आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है जो एसएसबी में होने वाला है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपसे आपका नवीन सर केवल एक ही बात कहना चाहता है, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करेंगे आप एनडीए क्रैक नहीं कर सकते। और ये पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हमारे यहाँ मतलब दून डिफेंस एकेडमी में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन मैं अभी भी वही कहूँगा कि जैसा आप दुनिया को देखेंगे दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। अगर यहाँ आके आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, और अगर नहीं उठा सकते तो आप कहीं भी चले जाइए, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर, मैं वापस अपनी टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और एनडीए की तैयारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। मैंने वैकेंसीज़ बता दी आपको, टोटल 400 वैकेंसीज़ हैं। एनडीए की तैयारी करनी है सर, नेवल एकेडमी या एनडीए ज्वाइन करना है, आज से लग जाइए। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, जब तक लक्ष्य मिलेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए की ही तैयारी करनी है। अगर हमको चाइना से लड़ाई करनी है तो हमारी जो लड़ाई का या हमारी जो युद्ध की तैयारियों का जो स्तर होना चाहिए वो चाइना का स्तर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई, किसी दूसरी कंट्री का नहीं। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई करनी है और आप तैयारी किसी दूसरी कंट्री के हिसाब से कर रहे हो तो आपकी हार निश्चित है। समझिएगा इस बात को। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी भी, मैंने वैकेंसीज आपको समझा दी। चलिए, वैकेंसीज के बाद अब जरा बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या रखी गई है। तो सबसे पहले तो योग्यता ये है कि भाई आपको कुल मिला के एक जेन्युइन कैंडिडेट होना है। जेन्युइन कैंडिडेट का मतलब ये है कि आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आप मेरी बात को ठीक तरह से समझ गए होंगे, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन है, मैं आपको नोटिफिकेशन में बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जाके। सेंटर तो आप खैर को पता ही है आपको कि सेंटर क्या क्या होते हैं इसके, है ना। आपकी सिटी में अगर है तो आप देख सकते हैं। दैट इज़ कंडीशन। सबसे पहली बात, नेशनलिटी। अ कंडीशन मस्ट बी अनमैरिड, मेल एंड फीमेल। क्लियर भाई? क्योंकि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इसलिए मेरा काम है मैं आपको सारी जानकारी दूँ। यही पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेल और फीमेल, आप समझ रहे हैं, थर्ड जेंडर के लिए इसमें अभी कोई जगह नहीं है। नेशनल, सबसे पहले तो आप भारतीय नेशनलिटी पे मैं बात करूं तो नेशनलिटी में हमारे पास अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, कैंडिडेट अनमैरिड, मेल एंड फीमेल, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल से संबंधित कुछ जिनके लिए कुछ क्लॉज हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावाई, जायरे एंड इथियोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और इन गिवन कंट्रीज से माइग्रेट हुआ है भारत के अंदर परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उसका इंटेंशन रहा हो, अभी का नहीं, थोड़ा पुराना हो, है ना भाई। ये सब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो उसको भी वो एलिजिबल है, वो भी फॉर्म सबमिट कर सकता है एनडीए का। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड above shall be person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India। केवल आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यहाँ से हैं और फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम सभी कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं तो इस क्लॉज के बारे में हम ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन फिर भी जो देख रहा हो उसको मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल नॉट हाउएवर बी नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु आर गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल। मतलब जो गोरखा कम्युनिटी नेपाल से बिलोंग करती है उनको ऐसा किसी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जानते हैं क्यों, हिस्ट्री की क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, मैं इस पर भी बात नहीं करना चाह रहा। चलिए खैर, और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया आपको, ये मैं बता चुका हूँ कि आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। सीडीएसई में एक क्लॉज ज़रूर आता है जहाँ पे आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में आपको अनमैरिड होना आवश्यक है। इसके बाद मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। एज पे बात कर ली जाए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे वहाँ ये है कि एनडीए आप लोग जो है 16.5 से 19.5 मतलब 16.5 साल से 19.5 साल तक दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये मिसकंसेप्शन नहीं है, एज लिमिट सही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किसी भी एनडीए एग्ज़ाम या सीडीएसई एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में पूरी प्रोसेस में तकरीबन 1 साल लग जाता है। तो ये जो एज लिखी गई है ये एज तब के लिए है जिस दिन आप एकेडमी में एंट्री कर रहे होंगे, जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। अगर उस दिन आपकी एज
19.5 साल से एक दिन भी ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी को अगर मैं यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर 2 जुलाई 2005, 2 जुलाई 2005 एंड नॉट लेटर 1 जुलाई 2008। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 2005 से 2008 के बीच में हुआ है, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक दिन पहले भी होगा या एक दिन बाद में भी होगा तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई सर? दूसरी बात ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। इसका मतलब आपकी जो भी 10th की मार्कशीट है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। उसके साथ आप बिल्कुल भी नाइंसाफी मत करिएगा, उसे आप संभाल के रखिएगा। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इन अ सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी एज अ इक्विवेलेंट टू द मैट्रिकुलेशन और एन एक्सट्रैक्ट from a register of matriculates maintained by the university which must be certified by the proper authority of the university or in the secondary school examination or an equivalent examination certificates। और ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बात कहती हैं कि आपकी 10th दैट इज़ मैट्रिकुलेशन, जिसे हम आज की डेट में HSC भी कहते हैं, एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, इनमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। दीज सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, नो अदर डॉक्यूमेंट्स और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वैलिड नहीं है। तो देखिए भाई, ये मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी 2 जुलाई 2005 एंड 1 जुलाई 2008। इसके बीच में जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। चलिए और आगे देखते हैं हम। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें ये हैं कि इसके साथ साथ एज के साथ साथ आपको कुछ मेडिकल पैरामीटर्स भी पूरे करने पड़ेंगे। वो मेडिकल पैरामीटर के लिए वीडियो हम बाद में बनाएंगे, है ना भाई। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए सर आप ये क्लियर कर लीजिएगा, कई लोगों को इसमें डाउट रहता है। आर्मी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आर्मी के लिए वो सिंपल है कि आपको 12th, या तो आप 12th क्लियर कर चुके हो या आप अपीयर कर रहे हो, या तो आप 12th पास कर चुके हो या आप अपीयर कर रहे हो 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब PCM से हो आप, PCMB से हो आप, या आप कॉमर्स साइड से हो या आप आर्ट साइड से हो, बस आप इक्विवेलेंट 12th इक्विवेलेंट कहने का मतलब है आप स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, आप CBSE से हो सकते हैं, आप ICSE बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं। अगर वो इक्विवेलेंट, ये लिखा होगा यहाँ पे एक क्लॉज हमारे पास, दैट इज conduct by a state education board or a university school 10+2 pattern of school education और equivalent examination। मतलब आप किसी भी पैटर्न से अगर हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं इन सब के, तो आप एप्लीकेबल हैं इसके, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आर्मी के लिए। ठीक है भाई, आर्मी, आर्ट साइड, बायोलॉजी साइड, किसी भी साइड से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एयरफोर्स के लिए आएंगे, एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ध्यान से सुनिएगा, एयरफोर्स और नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए आपको 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, 12th पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब अगर आप एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए में भी पर्टिकुलर नेवी के लिए अगर मैं बात करूं, तब आपके पास 10+2 में PCM होना जरूरी है, एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए। एक और इसमें क्लॉज है, वो आप देखें, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द 12th क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप अपियर भी कर रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उसमें एक छोटा सा क्लॉज है कि जिस दिन आपका SSB हो, SSB आप रिपोर्ट करेंगे, उस दिन आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। उसके लिए प्रोविज़न ये है कि आपको 24th, आई थिंक मेरे ख्याल से, मैं डेट चेक कर लेता हूँ, इसमें डेट 24th ऑफ दिसंबर 2024 तक का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपको इस तरह का एक एफिडेविट उन्हें देना पड़ेगा। खैर कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि हमको 24 ऑफ दिसंबर तक 2024 तक, अगर मैं 12th अपीयरिंग हूँ तो यहाँ तक हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। चलिए वापस मैं आता हूँ, अभी उस क्लॉज को पूरा करूँ पहले मैं। हाँ, तो बात यहाँ पर हो रही थी कि इसमें एयरफोर्स के लिए और इसके लिए आपका आर्मी विंग के लिए। अब देखिए नेवल एकेडमी की जब मैं बात करूँ, नेवल एकेडमी,
सो नेवल एकेडमी में जब हम आते हैं तो नेवल एकेडमी और एनडीए के लिए नेवल विंग, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, बस फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ से आपको जो डिग्री दी जाएगी दैट विल बी बीएससी, और यहाँ से जो आपको डिग्री दी जाएगी दैट विल बी इन बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आपका जो कोर्स है वो 4 साल का है और वहाँ जो कोर्स है आपका 3 साल का है, और दोनों में ही पीसीएम होना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए आज की वीडियो में जो मैंने अभी तक आपसे बात की, मैंने एज क्राइटेरिया पे बात कर ली आपसे, एज क्राइटेरिया आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात मैंने एजुकेशन पे बात कर ली, एजुकेशन आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या एजुकेशन रखी गई है इसके अंदर, है ना भाई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैंने बात की आपसे कि फॉर्म सबमिट करने के लिए डेट क्या रखनी है, वो डेट मैंने आपको बता दी, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर कि आप देखिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप इसे आराम से पढ़िएगा, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सारी बता दी हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं इसके अंदर कि अगर हम पहली बार कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो इसे हमें कैसे सबमिट करना है, क्योंकि पहली बार सबमिट अगर आप करेंगे, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात कर लेता हूँ, फी पे बात कर लेता हूँ। फीस भाई सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, दैट इज 100 रुपये फी रखी गई है सभी कैंडिडेट के लिए। SC ST को छोड़ दिया गया है, SC ST को इसमें फी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और भी कई सारे क्लॉज हैं उन्हें फी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेनली मैं अगर मोटा मोटा बात करूं तो आप सभी के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जो UPSC बहुत नॉमिनल फीस लेती है, जितना बड़ा एग्जाम उतनी छोटी फीस, जितना छोटा एग्जाम उतनी बड़ी फीस। और फीस का आप ध्यान रखिएगा, पे बाय कैश मोड ऑप्शन विल बी डीएक्टिवेटेड एट द 2359 आवर्स ऑफ 8th ऑफ जनवरी, मतलब 11:59 पर 8 तारीख को रात्रि में ये वाला जो मोड है पे बाय कैश बैंक में जाके जमा करने वाला, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है भाई। चलिए बाकी आप अपने मोबाइल से अगर भर रहे हैं, टैबलेट से भर रहे हैं, या आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से भर रहे हैं, तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप इस फॉर्म फी को सबमिट कर सकते हैं। चलिए और हम आगे देखें ज़रा ऐसे, पेमेंट मोड में आपको बता ही चुका हूँ, 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे क्लॉज को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत कुछ है इसमें, फ़ी कैसे आप इससे बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए SC ST या फिर जो मिलिट्री स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं उनको इसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा, ठीक है भाई। फॉर्म सबमिट करते समय आपके पास एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब ID कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें वैलिड होता है, उसी के अंदर होगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो ID, इनमें से कोई भी एक आपके पास हो सकता है। नॉर्मली सबके पास आधार कार्ड मिलता है, सो आप सारे काम आधार कार्ड से कीजिएगा। आधार कार्ड के साथ आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो होगा मोबाइल नंबर। तो भैया मोबाइल नंबर मेरे विद्यार्थियों ऐसा रखिएगा जिस पर OTP आता हो, है ना भाई। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमने वो वाला मोबाइल नंबर रखा था जो बंद हो गया, OTP नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मतलब अपने लिए खड़ी मत करिएगा। अगर आने वाले 2-3 साल तक आप UPSC के एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा आपका पहली बार में क्लियर हो, लेकिन फिर भी 2 साल तो लगेगा इसको करने में, तो आप सर आधार नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइएगा। मोबाइल नंबर वो रखिएगा जिस पे आपको OTP प्राप्त हो सकते हो। प्लीज़ मोबाइल नंबर के साथ कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपको OTP ना मिले, अदरवाइज आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लॉगिन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई दी कि आपके लिए आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें डला हुआ मोबाइल नंबर। अगर वो चालू नहीं है तो प्लीज़ उसको आप कैसे भी करके OTP के लिए चालू करवाइए, यहाँ पर OTP आने लगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 2024 को शाम 6 बजे तक आप फी के साथ अपना फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। ट्रैवलिंग अनाउंसेस में आप ये ध्यान रखिए, NDA या सेना के अंदर 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक होता है आपका PC दैट इज परमानेंट कमीशन, दूसरा होता है SSC दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप इनमें से किसी भी एक एंट्री में अगर पहली बार SSB देने जा रहे हैं तो आपको 3rd AC का किराया दिया जाता है केवल एक बार। तो ये अच्छा क्लॉज है, आपके काम की चीज़ है, आप इसको याद करके रखिएगा, लेकिन एक ही बार, या तो परमानेंट कमीशन में एक बार या शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक बार, ठीक है भाई। इसके बाद काफ़ी कुछ है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि इस तरह हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। हम लोग बिना फॉर्म की, बिना नोटिफिकेशन पढ़े सारे फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये भी क्लॉज था, ये भी क्लॉज था, ये तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो आप सब देखिएगा, ठीक है भाई। हो सकता है थोड़ा सा तेज या फास्ट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको आदत डालनी चाहिए इस तरह से थोड़ा सा फास्ट होने की। ये 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सब आपको पता है, इसके लिए मैं कभी आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आपको बताना चाह रहा था, इस पॉइंट को आप देखें। टू बी एक्सेप्टेबल कैंडिडेट, टू बी एक्सेप्टेबल कैंडिडेट फॉर द आर्मी, नेवी, नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स शुड सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स separately in written examination as fixed by the commission
एट देयर डिस्क्रिप्शन, एंड सेकेंड ऑफिसर पोटेंशियली टेस्ट एज फिक्स्ड बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एट देयर है ना डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें हमको ये चीज मिल रही है कि आपको रिटन एग्जाम में और आपके पर्सनालिटी टेस्ट में दोनों में मिनिमम मार्क्स जो भी डिसाइड कर दिए गए हैं आयोग के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा और सर्विस बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, वो आपको लेने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम तो आप कितना भी चले जाइए, मिनिमम आपको उतना लेना ही पड़ेगा। मतलब रिटन एग्जाम में अगर दो हैं, जैसे हमारा एक मैथमेटिक्स का, दूसरा आपका गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो इनमें जो भी मिनिमम मार्क्स आपके डिसाइड कर दिए गए हैं उतने मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका सेकंड या फर्स्ट पेपर आपका मतलब बेकार हो जाएगा पेपर। तो मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए। ओवर द above candidate for the Air Force and all the SSB qualified candidate as per their willingness, eligibility and preference for flying branch of Air Force should separately qualify for CPSS। CPSS जैसे हम मेरे समय में PABT के नाम से जाना जाता था। सो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो CPSS क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है भाई, इस पर कभी सेपरेटली मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि व्हाट इज़ CPSS। मैं या हमारी टीम में जो SSB के इंचार्ज हैं वो इस पर आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स will then be placed in a single combined list of the basis of the total marks secured by them in the written examination and the service selection board test। रिटर्न एग्जाम और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब एसएसबी में जो आपके मार्क्स होंगे उससे आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। द फाइनल एलोकेशन सिलेक्शन ऑफ एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम ऑफ द इंडियन नेवल अकेडमी विल बी मेड अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, मेडिकल फिटनेस, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, मेडिकल फिटनेस एंड मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट, कि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें आपने जो प्रेफरेंस दी होगी उसको भी ध्यान रखा जाएगा। मेडिकल फिटनेस ध्यान रखी जाएगी, फिजिकल फिटनेस ध्यान रखी जाएगी और आपके मार्क्स ध्यान रखे जाएंगे, रिटर्न वाले प्लस एसएसबी वाले। सो एसएसबी को अगर मैं बात ना भी करूं तब भी आपको फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन करनी है। तो बॉस केवल रिटर्न एग्जाम पर फोकस ना करें, और भी चीज़ों पर फोकस करें। और इन फोकस करने के लिए आप जुड़िए हमारी एकेडमी के साथ, दून डिफेंस एकेडमी के साथ। पिछले 18-19 साल का लंबा इतिहास है हमारा और हर साल हम नए कीर्तिमान रचते हुए जा रहे हैं। आइए, नए बैचेस अप्रैल से शुरू हो रहे हैं जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ज्वाइन करिए मुझे, मेरी टीम को ज्वाइन करिए, दून डिफेंस एकेडमी को। मैं नवीन, मैथमेटिक्स फैकल्टी यहाँ की, आपको गारंटी के साथ, मैं अपनी गारंटी आपको देता हूँ कि जो हम क्लासेस में पढ़ाएंगे, जो मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा, जो हमारी मैथ्स की टीम क्लास में पढ़ाएगी, जीएस की टीम क्लास में पढ़ाएगी, इंग्लिश की टीम जो क्लास में पढ़ाएगी, वहाँ से आपको एनडीए में पेपर में 70% क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। इस बात की गारंटी मैं नवीन मैथ्स फैकल्टी ले रहा हूँ। मैं नवीन मैथ्स फैकल्टी, ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूँ इस बात की जिम्मेदारी कि अगर आपने क्लास पर्टिकुलर ज्वाइन की है, अगर आप क्लास में पहले दिन से आखिरी दिन तक आ रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं जो क्लास में लिखाया गया है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूं, और उसके बाद अगर आपको पेपर में 120 क्वेश्चन के पेपर में 70% क्वेश्चन अगर ना मिले तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, सर कि आपने ऑनलाइन ये कहा था, पेपर में क्वेश्चन नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पुराना भी कोई अगर स्टूडेंट है और वीडियो को देख रहा है और उसको कोई आपत्ति है तो बिल्कुल आके मुझसे मिल सकता है, बस शर्त यही है कि उसके पास मेरे नोट्स होना ज़रूरी है। मैं एक एक क्वेश्चन उसको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन तब तब कराया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ है। एग्जैक्टली तो नहीं आते, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन डेटा चेंज के साथ आपको मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। इसलिए इसी दावे को बेहाब बना के आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जेन्युइनली सिलेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, देन प्लीज़ कम टू देहरादून, ज्वाइन अस, और 1 साल के अंदर आप रिजल्ट देखिएगा, आप देहरादून से सीधे एनडीए खड़गवासला पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए बात करता हूं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इतना सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्वालीफाई है तो खैर आप देख ही लेंगे डिस्क्वालीफाई हमें क्यों होना है, इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि आपको एग्जाम किस तरह से क्रैक करना है। अब हम इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं कि आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो देखिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास यूपीएससी का वेबसाइट ओपन करेंगे। यूपीएससी का वेबसाइट ओपन कर लिया, ये वेबसाइट ओपन है आपका, थोड़ा सा और पीछे जाइए। यूपीएससी की वेबसाइट में यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन आप पहुँचेंगे, दैट इज़ रिक्रूटमेंट अबाउट अस एमपी, आप इसमें डालेंगे ऑनलाइन,
यूपीएससी ऑनलाइन, अगर मुझे यहीं कहीं लिंक मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर मैं दूसरी जगह से इसको ओपन करूँगा। सो 1 मिनट आप थोड़ा समय दें। दैट इज़ एक्टिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन के लिए लगता है मुझे दूसरा ही ओपन करना पड़ेगा। चलिए यूपीएससी ऑनलाइन, सबसे पहले आप जाइए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। ये ओपन हो गया, पीछे आ गया मैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, पहले कभी यूपीएससी का फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया गया, तो आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आता हो वो आपको चाहिए। कुछ जानकारी है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम वेरीफाई करना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है? तो आपने मेरे ख्याल से शायद से नहीं किया होगा। जेंडर जो भी आप हैं, मेल फीमेल, वो आप भरेंगे। देन वेरीफाई जेंडर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेंगे। इसके बाद फादर नेम डालेंगे। ध्यान रखिएगा, नाम के साथ आप किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके नाम में कुमार नहीं लगता है तो कुमार नहीं लगाएंगे। अगर आपके फादर के नाम में कुमार लगा हुआ है तो वहाँ से कुमार नहीं हटाएंगे। जैसा नाम 10th की मार्कशीट में लिखा है वैसा ही नाम यहाँ होना चाहिए। वेरीफाई फादर्स नेम या फादर नेम, फादर का नेम आप लिखेंगे। प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, किसी भी तरह का श्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर एंड ब्ला ब्ला वो आप यूज नहीं करेंगे। फादर नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। 10th में और 12th में जो भी पिताजी का नाम मार्कशीट पे लिखा है वो नाम आप यहाँ देंगे। दूसरी बात, मदर्स नेम, मदर नेम में भी ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, किसी भी तरह का प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। मदर नेम भी वही जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। देन आपका माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो उसको भी मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर वही जिस पे ओटीपी आता हो। अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी वही जिसको आप परमानेंटली यूज़ करते हो। बहुत सारे फेक ईमेल आईडी हम बना लेते हैं, ऐसा कोई फीमेल आईडी नहीं डालेंगे आप, फेक आईडी वही यूज़ करेंगे जो ऑथेंटिक हो। दूसरा, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, क्लास 10th का एग्जामिनेशन फेक मत डालिएगा, जो ऑथेंटिक हो वही डालिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं आप, आपका फेवरेट टीचर का नाम, आप कुछ भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको याद हो। जैसे मैंने डाल दिया, सपोज करें सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे कि व्हाट इज योर फेवरेट टीचर, मैंने अपने फेवरेट टीचर का नाम डाल दिया, अभी मुझे याद रहेगा। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें होंगे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, इन विच सिटी, जो भी आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाल सकते हैं भाई। जैसे बर्थ प्लेस, ऑथर, जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी क्वेश्चन ऊपर होंगे उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, आपका बचपन का नाम क्या था, तो आप ये डाल सकते हैं। देन आप ये कैप्चा डाल देंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। अभी आपका ओटीआर तैयार है, जीवन भर के लिए तैयार। जब तक आप यूपीएससी फाइट करेंगे ओटीआर तैयार है। अगर कोई चेंज करना है तो एक बार इसमें चेंज कर सकते हैं लाइफ टाइम में। चलिए, हमारा ओटीआर हो चुका है, ओटीआर हमने भर दिया, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो रजिस्टर्ड होने के बाद रजिस्ट्रेशन हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, फिर हम आएगा वेरिफिकेशन और फिर हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो चलिए यहाँ से, चूंकि अब मैं तो इसको सबमिट कर नहीं सकता तो मैं पीछे आ रहा हूँ, इसमें मुझे पीछे आना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि सबमिशन के लिए मुझे सारी जानकारियाँ देनी पड़ेंगी और जानकारियाँ मेरी जानकारी लेगा नहीं क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। तो आप जैसे ही इसमें सबमिट करते हैं, ये पीछे नहीं भेज रहा, इसका मतलब मुझे दोबारा से इसे ओपन करना पड़ेगा, है ना भाई। चलिए, दोबारा से पहुंचा मैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पर या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या ओटीआर, ठीक है भाई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिलेगा, इनमें से किसी भी एक से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर डालूंगा, ओटीपी आएगा और इसके बाद लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से हो गया लॉगिन, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। देखिए कह रहा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक, तो आपको अपना नंबर डालना है, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान है, एक एक इन्फॉर्मेशन सही रखिएगा एंड प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस आप क्या रखेंगे, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी, उसकी प्रेफरेंस का आप खासतौर पर ध्यान रखिएगा। मेरिट में मायने रखेगी वो चीज़ें, ठीक है भाई। फॉर्म सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद तैयारी स्टार्ट कीजिए। और तैयारी स्टार्ट किसके साथ करनी है आपको, डेफिनेटली मेरे साथ ही करनी है, हमारी टीम के साथ करनी है। उसके लिए दून डिफेंस एकेडमी चले आइए, बेझिझक चले आइए, मेरे साथ आप तैयारी करना शुरू करिए। दून डिफेंस एकेडमी की फैकल्टीज़ के साथ तैयारी करना शुरू कीजिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप हमारी कही गई बातों को मानते हैं तो। जल्दी से आइए। अप्रैल में बैच स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको एनडीए के लिए बनाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ कुछ अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा। आप में से कई लोग कुछ
कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, कुछ अगर हमारे अंदर गुंजाइश होगी सुधारने की तो हम बिल्कुल सुधारेंगे उसे, है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। और CDSE का भी है, CDSE के नोटिफिकेशन पर भी हम बात करेंगे। हाल फिलहाल मैं NDA के नोटिफिकेशन पर बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए बात कर ली जाए CDSE पे। तो देखिए वैसे तो मैंने NDA में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है कि आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें। बाकी रहा CDSE के लिए, तो CDSE के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। वही डेट वहाँ यहाँ पर थी NDA में, वही डेट यहाँ पर है। 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। सो आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 20 दिसंबर को। ये नोटिफिकेशन आ गया था 20 दिसंबर को। लास्ट डेट इसकी भी वही है, मैं ऑलरेडी आपके लिए सारी तैयारियां करके आया हूँ। लास्ट डेट इसकी भी वही है 9 जनवरी, 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और ध्यान रखिएगा वही जो अभी मैंने NDA में बताया था वो सारी चीज़ें इसमें भी एप्लीकेबल हैं। कब ऑफलाइन के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ऑफलाइन फी कब जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फी की क्या लास्ट डेट है, एग्जाम डेट आपकी वही होने वाली है इसमें जो NDA की थी। ठीक है भाई। मॉडिफिकेशन डेट आपको पता ही है, मॉडिफिकेशन डेट जो मैंने NDA में बताई थी वही है, सब कुछ वही है NDA जैसा। ठीक है भाई। इसके बाद केवल अगर कुछ बदलेगा तो बदलेगा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि यहाँ पर 2 पेपर के बदले 3 पेपर होते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड GS। उसके लिए वीडियो आपकी मैं CDSE के लिए, CDSE की फैकल्टी आपको बना के देंगी। मैं इसमें केवल आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट डेट के अलावा जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर के लिए अभी नहीं है। इंपॉर्टेंट कैंडिडेट मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्लॉज ये है कि आप 25 के अबव होना चाहिए, तब मैरिड कैंडिडेट चलेगा। तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी हम अभी जो भी कैंडिडेट्स को देंगे CDSE को वो मोस्टली अनमैरिड ही होते हैं। तो एक क्लॉज है उसमें कि हम कोई कैंडिडेट जो 25 ईयर के अबव है और उसके पास फ्लाइंग का लाइसेंस है, सो वो मैरिड हो सकता है। ठीक है भाई। तो एक क्लॉज को अगर हटा दे तो अनमैरिड कैंडिडेट चाहिए। मेनली बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी CDSE में 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 NCC के लिए हैं। सो 90 ये आपके लिए अगर 13 वैकेंसी मैं इसमें से निकाल दूं तो 87 + 13 बनती है, मतलब हमारे पास टोटल मिला के 100 वैकेंसी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में है। नेवल एकेडमी में हमारे पास 32 है, इसमें 6 वैकेंसी जो है वो NCC के लिए हैं। लैंड एयरफोर्स एकेडमी 32 यहाँ पर भी हैं, इसमें 3 वैकेंसी जो है वो NCC C सर्टिफिकेट के लिए हैं, सभी C सर्टिफिकेट वाले हैं। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 275, बहुत वैकेंसी होती है 275 भाई। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसी हैं। ओवरऑल CDSE के अंदर 457 वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई। ये बात तो रही वैकेंसीज की। इंपॉर्टेंट डेट आपको ऑलरेडी मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ NDA के। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहने वाली है आपके लिए एज, कि एज इसके अंदर क्या क्या ली गई है। और इंपॉर्टेंट रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सेंटर आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपकी सिटी उसमें है सेंट्रल लिस्ट में, तो आप भर सकते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए एज लिमिट के बारे में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी दैट इज देहरादून, हमारे अपने शहर से। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001, ध्यान से सुनिएगा, 2 जनवरी 2001 से पहले का जन्म मेल कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2006, मतलब 2001 और 2006 जनवरी के बीच में जन्मे विद्यार्थी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2006। नेवल एकेडमी के लिए भी 2001 से लेकर 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, 2001 से पहले का नहीं, 2006 के बाद का नहीं। क्लियर भाई। नेक्स्ट एज एयरफोर्स के लिए 20 to 24 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2025। सो 2025 को आपकी जो एज है वो 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2005 के बीच का होना चाहिए, जबकि ऊपर 2006 था। तो मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी में 1 जनवरी 2006 है, और एयरफोर्स एकेडमी के अंदर 1 जनवरी 2005 है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो एयरफोर्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं, दैट इज 2001, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 तक। लेकिन एक छोटा सा क्लॉज है इसमें, अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इंडिया इज अ रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर, दैट इज बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1999। मतलब 2 जनवरी 1999 के बाद अगर कोई जन्मा है 1 जनवरी
5 के बीच में, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास DGCA से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। तो कैंडिडेट बिलो 25 ऑफ ईयर एज मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मैरिड कैंडिडेट above 25 year of age are eligible to apply, but during training period they will not neither be provided merit accommodation nor can they live with family out of the premises। मतलब 25 साल से कम उम्र में अगर आप हैं तो आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड ही कैंडिडेट चाहिए, और अगर 25 के बाद है तो मैरिड कैंडिडेट है लेकिन उसको प्रीमाइसेस में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं मैं। अगला पॉइंट है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, SSC कोर्स के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, दैट इज 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006, मतलब इसमें 1 साल का रिलैक्सेशन हमें मिला। वहां पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 2001 थी, यहां पर है 2000 से लेके 2006 के बीच में, दैट इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। ठीक है भाई, मद्रास भी कहते थे हम इसे, और यही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। तो ये कुछ एज क्राइटेरिया हैं जो मैंने आपको बता दिए, मोटा मोटा जो एज क्राइटेरिया निकल के आया उसको मैं अगर बता दूं तो 2 जनवरी 2001 से लेके 2006 के बीच में ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 2001 से लेके 2005 के बीच में ये एयरफोर्स एकेडमी के लिए, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 2000 से लेके 2006 जनवरी मंथ में। ठीक है भाई, चलिए आइए लास्ट इसको हम रैप अप करें, एजुकेशन पे बात कर ली जाए। एजुकेशन सिंपल है सर कि आपको अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है ये बात जांचने के लिए आप UGC की वेबसाइट पे चले जाइएगा और अपनी वेबसाइट, अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको आप वहाँ पे सबमिट करके पूछिएगा कि हमारी वेबसाइट, हमारी जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM, साइंस साइड, आर्ट साइड, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के आपके पास डिग्री होना चाहिए फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। ठीक है भाई, BA भी चलेगा, BSc चलेगा, BCom चलेगा, वॉट एवर जो भी है वो सब चलेगा, लेकिन इंडियन नेवल एकेडमी इसमें आपको चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, IIT से, NIT से, या इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से अगर आपने BTech करके रखा हुआ है, BE करके रखा हुआ है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। एयरफोर्स के लिए डिग्री एयरफोर्स के लिए डिग्री चाहिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा BTech नहीं चाहिए यहाँ, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ PCM इन 10+2, मतलब आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर हैं और उसके बाद आपने डिग्री ले रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। Graduates with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit proof of graduation provisional certificate on the date of commencement of the SSB interview at the SSB। अगर आप फाइनल पास कर चुके हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका होगा, और अगर आप फाइनल ईयर में अपियर कर रहे हैं तो आपको SSB वाले दिन, जिस दिन आपका SSB का डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस दिन आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं या इस तारीख तक हो जाएंगे। ठीक है भाई, जैसा लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड हैव येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग अप टू द लास्ट सेमेस्टर। अगर आप डिग्री सिस्टम में हैं या सेमेस्टर सिस्टम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स शुड not have any present backlog up to the last semester year for which result have been declared up to the time of submission of appointment application, and they will be required to submit proof of passing the degree of examination at the time of commencement of course। कहने का मतलब ये है कि अगर आप BTech कर रहे हैं, BTech करते समय आप अपने सेमेस्टर 8 में चल रहे हैं और सेमेस्टर 8 आपका क्लियर हो गया लेकिन आपका सेमेस्टर 6 क्लियर नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं है, आपको सारी बैकलॉग खत्म कर देनी पड़ेगी, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी CDSE के बारे में जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया, साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, और बाकी की जो जानकारी है कि फॉर्म कैसे सबमिट करना वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा NDA में था। ठीक है भाई, तो CDSE के लिए भी दून डिफेंस एकेडमी में हमारे बैच शुरू हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, बाकी न्यू बैचेस अप्रैल से शुरू होंगे। ज्वाइन करिए, एक बेहतर भविष्य के लिए ज्वाइन करिए, कुछ सीखने के लिए, और ज्वाइन करिए आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाने के लिए। हमारा अनुभव, आपकी लगन
इतिहास रच देगा। ठीक है भाई। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.